ये कोई भी कोशिका है हमारी, ठीक है। इसके अंदर ये क्या होता है, केंद्रक। क्या होता है, केंद्रक। केंद्रक में ही क्या होता है तुम्हारा, सारी की सारी जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, आनुवंशिकी सूचनाएं होती है, वो सारी की सारी किसके पास होती है, केंद्रक के पास होती है। ठीक है भाई, किसके पास होती है, केंद्रक के पास। और सूचनाएं सारी कौन रखते हैं, जीन। कौन रखते हैं, जीन। और जीन कहाँ उपस्थित होते हैं, क्रोमोसोम पे। देखो हमारे पास सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो होती है डीएनए। क्या होती है, डीएनए। ठीक है भाई, क्या होती है, डीएनए। ठीक है। अब डीएनए कुछ ऐसा होता है, ये पढ़ोगे तुम अगले वाले चैप्टर में। डीएनए डबल हेलिक्स होता है, मतलब दो कुंडलित होती है, एक ऐसी कुंडली बनेगी, एक ऐसी कुंडली बनेगी। इसके बीच आपस में ऐसे क्षार लगे रहते हैं। क्या लगे रहते हैं, क्षार। क्षार तो पढ़े होंगे, क्षार अम्ल पढ़े ना। हाँ, तो इसमें नाइट्रोजनस क्षार लगे रहते हैं। 4 प्रकार के क्षार होते हैं डीएनए में, 4 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन। ये ऐसे लगे रहेंगे, ए के साथ डबल बॉन्ड पे टी लगा रहेगा, सी के साथ ट्रिपल बॉन्ड पे जी लगा रहेगा, ऐसे अल्टरनेट लगे रहेंगे। ठीक है, ये होते हैं पूरा डीएनए। क्या बनेगा, ये पूरा डीएनए बनेगा। ठीक है, समझ आया। इस डीएनए के बाद जैसे ये डीएनए तुम्हारा, ठीक है, ये डीएनए और ज़्यादा क्या हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। ऐसे क्या हो जाएगा, और ज़्यादा गाढ़ा। ये डीएनए है तुम्हारा, डीएनए और ज़्यादा गाढ़ा हो गया और कंडेंस हो गया, तो इसको बोल रहे हो तुम क्रोमैटिन। क्या बोलते हैं इसको, क्रोमैटिन। क्या बोलते हैं इसको भाई, क्रोमैटिन। अब इस क्रोमैटिन से बनते हैं तुम्हारे क्रोमोसोम। क्या बनते हैं इस क्रोमैटिन से, क्रोमोसोम बनते हैं। ठीक है भाई, ये होता है क्रोमोसोम। ठीक है, ये होता है तुम्हारे, ये क्या बन गया अब, क्रोमोसोम। क्या बन गया भाई, ये क्रोमोसोम। इस क्रोमोसोम पे अब ये जो क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम पे जगह जगह क्या लगी रहती है, जीन। क्या लगी रहती है, जीन। क्या लगी रहती है भाई, जीन। ये तुम्हें जगह जगह जो दिख रही है क्या होती है, जीन। अब इस जीन के पास तुम्हारा डाटा होता है, ठीक है। जो तुम्हारे मम्मी पापा से तुम्हारे अंदर गुण आने हैं वो किस में होते हैं, इन जीन में, जो ये जीन लग रहे। अब पता चला क्या चल रहा है, ये जो जीन है ना, यही ट्रांसफ़र करते हैं सूचनाएं। जितनी भी सूचनाएं हैं तुम्हारे मम्मी पापा के अंदर, ठीक है, वो कहाँ से आएंगी, किसके पास है, जीन के पास है। यही ट्रांसफ़र होती है। ये ट्रांसफ़र कैसे होती है, जैसे कि ये शुक्राणु है। क्या है ये, शुक्राणु। इस शुक्राणु के अंदर, शुक्राणु एक कोशिका होती है ना, शुक्राणु के अंदर क्या होगा, केंद्रक होगा। उस केंद्रक के अंदर क्या होंगे, गुणसूत्र। क्या होंगे, गुणसूत्र होंगे। और कितने गुणसूत्र होंगे उसके पास, 23 होंगे। क्योंकि जो ये होती है ना, जो ये क्या बोलते हैं इसको, स्पर्म, शुक्राणु शुक्राणु जो होता है, शुक्राणु जो होता है वो अगुणित होता है। कैसे होता है, अगुणित है। अगुणित का मतलब इसके पास कितने गुणसूत्र होंगे, 23। 22 तो होंगे समजात, और एक होगा इसमें या तो एक्स हो सकता है या क्या हो सकता है, वाई हो। ठीक है, तो ये 23 गुणसूत्र होते हैं। और 23 के 23 गुणसूत्र के ऊपर जीन भी होगी। 23 के 23 गुणसूत्र के ऊपर क्या होगी, जीन भी होगी। और उन जीन में क्या होंगी, सूचनाएं। सूचनाएं कौन सी सूचनाएं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। तुम्हारा रंग कैसा होगा, तुम्हारे बाल कैसे होंगे, तुम्हारी आंख कैसी होगी, तुम्हारी त्वचा कैसी होगी, ठीक है, तुम्हारा दिमाग कितना तेज होगा। ये सारी सारी सूचनाएं किसके पास होती हैं, जीन के पास। और जीन किस पे उपस्थित होते हैं, गुणसूत्र पे। हर एक गुणसूत्र पे बहुत सारे जीन उपस्थित होते हैं। समझ आया यहाँ तक। उसके बाद जैसे फीमेल होगी कोई, फीमेल के पास अंडाणु होगा। अंडाणु में क्या होगा, एक केंद्रक होगा। उस केंद्रक में क्या होगा, गुणसूत्र होंगे उस केंद्रक में। जो अंडाणु होता है, अंडाणु 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 भी कैसा होता है, अगुणित। कैसा होता है, अगुणित। अगुणित का मतलब कितने गुणसूत्र होंगे इसमें भी, भाई नमस्ते, कितने गुणसूत्र होंगे इसमें, मैं आ गया था अभी 3:30 बजे। कितने गुणसूत्र होंगे इसमें, 23 गुणसूत्र होंगे इसमें भी। ठीक है, इन 23 के 23 के ऊपर क्या होगी, जीन। तो इसमें भी जितनी भी तुम्हारी जो फीमेल होगी, फीमेल की जो मतलब जो तुम्हारी माता होगी, ठीक है, उसके पास जितनी भी सूचनाएं होंगी वो इन 23 गुणसूत्र के ऊपर जितनी भी जीन उपस्थित हैं वो सारी की सारी इनमें निहित होगी। ठीक है, उसके बाद 22 तो इसके होंगे समजात गुणसूत्र, और एक होगा इसमें लैंगिक गुणसूत्र, या तो एक्स ही होगा इसमें, तो क्योंकि दोनों इसमें एक्स ही होते हैं। अब फिर ये आपस में निषेचन करेंगे तो गुणसूत्र क्या बनेंगे, 44 प्लस, या तो एक्स एक्स बन सकते हैं अगर इसके पास एक्स हुए, या फिर इससे तो एक्स ही आएगा, अगर इसके पास वाई है तो वाई बन जाएगा।
अगर 44 प्लस एक्स हुआ, एक्स एक्स हुए तो लड़की बनेगी, और 44 प्लस एक्स वाई हुआ तो क्या बनेगा, लड़का बनेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? पता चल गया जीन कहाँ उपस्थित हो, क्रोमोसोम पर उपस्थित हो, सब कुछ क्लियर। अब आते हैं आगे, देखो जरा क्वेश्चन क्या है आज का। पहला क्वेश्चन है अनुवांशिकी में टीएच मॉर्गन के योगदान का संक्षिप्त में उल्लेख कीजिए। टीएच मॉर्गन पता नहीं क्या था, कौन था टीएच मॉर्गन? एक क्या था, साइंटिस्ट था नहीं, ये वैज्ञानिक था टीएच मॉर्गन। तो इसने क्या किया था, ये आधुनिक आनुवांशिकता का जनक कहलाता है। इसने ड्रोसोफिला, जो फल मक्खी होती है ना, जो फल पे मोटी मोटी सी मक्खी बैठती है, ड्रोसोफिला, ठीक है, उस पर अपने एक्सपेरिमेंट किए थे और उसने कुछ कंक्लूजन निकाला था, अपने निर्णय निकाला था। वो निर्णय यहाँ बताया गया है, क्या निकाला था उसने। देखो, टीएच मॉर्गन ड्रोसोफिला मेलेनगास्टर, पूरा नाम है उसका, साइंटिफिक नेम है ड्रोसोफिला का, फल मक्खी बोलते हैं उसको। तो उसका नाम, साइंटिफिक नाम क्या है, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, ठीक है, मेलानोगैस्टर। तो पूरा नाम क्या है, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, ठीक है। हिंदी में पहली बार पढ़ रहा है ना, इंग्लिश में ही आता है मुझे, मेलानोगास्टर, ठीक है। तो टीएच मॉर्गन ने क्या किया था, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर फल मक्खी पर प्रयोग करते हुए वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत प्रस्तुत किया। सबसे पहले अगर तुम्हें क्वेश्चन आएगा कि वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत वाला जो प्रयोग है वो किसने किया था, टीएच मॉर्गन ने। किसने किया था, टीएच मॉर्गन ने। इसलिए इसको क्या कहते हैं, तुम आधुनिक आनुवंशिकता का जनक कहते हैं, ठीक है भाई, क्योंकि इसने क्या प्रस्तुत किया था, गुणसूत्र सिद्धांत, क्या, वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत टीएच मॉर्गन ने प्रस्तुत किया था। लेकिन ये गुणसूत्र, जो वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत है ना, इससे पहले दे दिया था, ठीक है, सटन और बावरी ने दे दिया था ये। लेकिन जो एक्सपेरिमेंट के साथ प्रूफ किया था वो किसने किया था, इसने किया था, टीएच मॉर्गन ने। गुणसूत्र का जो सिद्धांत था, वो वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत वो पहले ही दिया जा चुका था, लेकिन एक्सपेरिमेंट से प्रूफ किसने किया था, प्रयोग करके प्रूफ किसने किया था, इसने, टीएच मॉर्गन ने, ठीक है। तो मॉर्गन ने पता क्या बताया था, देखो जरा, मॉर्गन ने बताया क्या था, जैसे मेरे पास ये कोई गुणसूत्र है, ठीक है, क्या ये कोई गुणसूत्र है, इस गुणसूत्र पे क्या होंगे, जीन होंगे, बहुत सारे क्या होंगे, जीन होंगे। अगर दो जीन या दो से अधिक जीन आपस में पास पास है, क्या है, पास पास है, ये गुणसूत्र किसी कोशिका के अंदर होंगे, तो वो कोशिका मतलब तुम्हारे मम्मी पापा से जब तुम्हारे अंदर जाएंगी तो ये जीन भी ऐसे जाएंगे, गुणसूत्र पे जाएंगे ना। अगर ये पास पास हुए, इन जीन को पता क्या बोलते हैं, इन जीन को बोलते हैं सहलग्नी जीन, सहलग्नी जीन, सह मतलब साथ साथ, लग मतलब लगे होते हैं जो, ठीक है, क्या बोलते हैं इनको, सहलग्नी जीन। अब अगर ये सहलग्नी जीन ऐसे ही साथ साथ ही तुम्हारे मम्मी पापा से तुम्हारे अंदर ट्रांसफर हो गए, तो इस प्रक्रिया को उसने बोला था सहलग्नता। क्या बोला था उसने, सहलग्नता। और जो ऐसे जीन जो ट्रांसफर होते हैं तुम्हारे मम्मी पापा से तुम्हारे अंदर, उसको बोलते हैं सहलग्नी जीन। समझ आया इसने क्या करा था, जैसे एक क्रोमोसोम है, उस पर दो या दो से अधिक जीन अगर आपस में पास पास उपस्थित है, कहाँ है, पास पास उपस्थित है, और उनका जो वंशागति हो रही है तुम्हारे मम्मी पापा से सेम ऐसे ही हो रही है, मतलब पास पास में ही हो रही है, वो दूर नहीं गए हैं एक दूसरे से, पास पास ही हो रही है उनकी वंशागति तो पता ना, ठीक है, वंशागति पता, इन्फॉर्मेशन का जाना, तुम्हारे मम्मी पापा से तुम्हारे अंदर जो प्रक्रिया होती है वंशागति कहलाती है। तो अगर इनकी वंशागति कहाँ होगी, तुम्हारे मम्मी पापा से तुम्हारे अंदर होगी, सेम ऐसे ही पास पास में होगी, तो इस प्रक्रिया को उसने क्या बोला, सहलग्नता। क्या बोला, और इन जीन को क्या बोला, सहलग्नी जीन। अगर ऐसा ना हुआ, ये जीन है, ये मानने की बात ऐसे हो गए, ये जीन थोड़े दूर दूर हो गए, ये जीन थोड़े क्या हो गए, दूर दूर हो गए, तो ये साथ साथ तो रहेंगी नहीं, अब दूर हो गए ना। तो जो सहलग्नता की जो प्रोबेबिलिटी है, सहलग्नता की जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, चांस है, ठीक है, जो संयोग है वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। क्योंकि सहलग्नता उसे ही बोलते हैं जब जीन, दो या दो से अधिक जीन पास पास हो और ऐसे के ऐसे ही ट्रांसफर हो जाए, ऐसे के ऐसे ही वंशागत हो जाए, तो उसको बोलते हैं सहलग्नता। जब ये दूर दूर हो जाएंगे तो इसको सहलग्नता बोलेंगे ही नहीं, तो इसका मतलब सहलग्नता के जो चांस है वो क्या हो जाते हैं, कम। इसने यही बोला था। अब देखो यहाँ पढ़ लो, मॉर्गन ने बताया कि यदि दो या दो से अधिक जीन एक ही गुणसूत्र पर लगे हो, एक ही गुणसूत्र पर लगे ना, दो या दो से अधिक जीन एक ही गुणसूत्र पर लगे हो और उनकी वंशागति इसी प्रकार हो जाए, ऐसी हो जाए उनकी वंशागति,
इसी प्रकार से हो जाए तो इसे सहलग्नता कहते हैं। क्या कहते हैं इस प्रक्रिया को? सहलग्नता। और इन जीन्स को क्या कहते हैं? सहलग्नी जीन। समझ आए यहाँ तक? तो कोई दिक्कत नहीं ना? यदि सहलग्नी जीन्स के बीच की दूरी बढ़ती है, ये सहलग्नी जीन है ना, सहलग्नी जीन है, अगर इनके बीच की दूरी क्या होगी? बढ़ेगी, तो उनके साथ साथ वंशागत होने के अवसर भी कम हो जाएंगे। साथ साथ वंशागत होने के ही नहीं, वो साथ साथ ट्रांसफर होने के ही नहीं, होने की नहीं ना। नींद आ रही क्या? मुंह धोया? ठीक है, साथ साथ क्या नहीं होने के, वो वंशागत होने के ही नहीं, तो अर्थात सहलग्नता भी क्या हो जाएगी? कम। सहलग्नता कब बोलते हैं? जब दो या दो से अधिक जीन एक ही गुणसूत्र पर हो और उनका क्या हो जाए? वंशागत हो जाए इसी प्रकार से, तो उसे क्या बोलते हैं? सहलग्नता। अगर वो दूर दूर चले गए तो क्या हो जाएगी? सहलग्नता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सिंपल है, कोई दिक्कत? यही था उसका प्रयोग बस। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन मैंने तुम्हें करा रखा है, मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, रेखा चित्र की सहायता से समझाइए। करा रखा ना क्वेश्चन मैंने, तीसरे चैप्टर में कराया था, दूसरे में शायद है। एक्स वाई एक्स एक्स प्रकार के लिंग निर्धारण का उल्लेख कीजिए। ये वही है, मनुष्य में ही तो होता है ऐसे प्रकार का, एक्स वाई और एक्स एक्स मनुष्य में होता है। या तो ऐसे आएगा क्वेश्चन या ऐसे आएगा क्वेश्चन। लिंग निर्धारण क्या होता है? एक्स वाई प्रकार के लिंग निर्धारण का उल्लेख कीजिए, या ऐसे आ सकता है। तीनों तरीके से कैसे भी क्वेश्चन आए, तुम्हें जो मैंने करा रखा है क्वेश्चन वही करना है, ठीक है? तो ये पढ़ा नहीं ना, इनसे पूछ लीजिए, ठीक है? बता दियो इसे, बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है मैंने। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन था ना, जो ये वाला मुझे पूरे चांस है ये वाला क्वेश्चन आएंगे इस बारी। ओके, ये बहुत बारी आ रखा वो वाला क्वेश्चन। वंशावली विश्लेषण क्या है? देखो जरा, वंशावली विश्लेषण पेडिग्री एनालिसिस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पेडिग्री एनालिसिस। वंशावली विश्लेषण क्या है? मानव आनुवंशिकी में इसका क्या उपयोगिता है? पेडिग्री एनालिसिस मतलब वंशावली विश्लेषण क्या है और मानव आनुवंशिकी में इसकी क्या उपयोगिता है। मानव आनुवंशिकी पता ना, आनुवंशिकता तो पता क्या हो, तो बस उसमें इसकी क्या उपयोगिता है पेडिग्री एनालिसिस की। मानने की बात, कोई ऐसा रोग है जो किसी के माता पिता से उसके बच्चों में भी आ रहा है, ठीक है, और बाय चांस वो बच्चों में नहीं दिख के उसके पोतों में दिख गया, ठीक है, तो उस रोग का जो अध्ययन करोगे तुम, वो जो विधि है, उस रोग के अध्ययन करने की जो विधि है, उसी को क्या बोलते हो तुम? वंशावली विश्लेषण। समझ आ गया क्या बताया मैंने? जैसे कोई रोग है, अब वो रोग कैसा हो सकता है? आनुवंशिक विकार बोलते हैं उनको। क्या बोलते हैं? आनुवंशिक विकार। विकार का मतलब होता है रोग या कमी कुछ, ठीक है, डिजीज़। और आनुवंशिक डिजीज़ क्या होगी? जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रही है, ठीक है, या दूसरी से कहाँ जा रही है? तीसरी में, या पहली से तीसरी में जा रही है, ठीक है। जैसे मम्मी पापा से उसके बच्चों में जा रहा है, या मम्मी पापा से उसके पोतों में जा रहा है। बच्चों में उसके दिखा नहीं, लेकिन उसके किस में दिख गया? उसके जो पोते हुए उसमें दिख गया, पोती हुई, ठीक है, उसमें दिख गया। तो उसका उस प्रक्रिया मतलब जो उन रोगों का जो हम अध्ययन करेंगे, वो जो प्रक्रिया कहलाती है, वो क्या कहलाती है? वंशावली विश्लेषण। वंशावली विश्लेषण देखो किसने दिया? हार्डी एवं वीरवर्ग ने। आनुवंशिकी लक्षण में आनुवंशिक रोग। आनुवंशिक लक्षण क्या होंगे? आनुवंशिक लक्षण क्या होंगे बता? आनुवंशिक लक्षण मतलब जो लक्षण तुम्हारे मम्मी पापा से तुम्हारे अंदर आ रहे हैं, वो आनुवंशिक लक्षण होंगे, सिंपल सी बात है। और आनुवंशिक रोग क्या होंगे? जो किसी के जनक से कहाँ आ रहे, उसकी संतति में आ रहे हैं जो रोग, ठीक है। जो लक्षण माता पिता से बच्चों में आ रहे हैं, वो वाले आनुवंशिक लक्षण होंगे। और जो रोग मम्मी पापा से उसके बच्चों में आ रहे हैं, वो आनुवंशिक रोग होंगे, सिंपल सी बात है। तो हार्डी एवं वीरवर्ग ने आनुवंशिक लक्षणों में आनुवंशिक रोगों को अध्ययन करने के लिए एक विधि का अध्ययन किया, जिसे क्या कहते हैं? वंशावली विश्लेषण, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो आनुवंशिक लक्षणों और आनुवंशिक जो रोग होते हैं उनका अध्ययन करने के लिए जो विधि है, उसको क्या बोलते हैं? वंशावली विश्लेषण। अब तक जो पढ़ाया मैंने, कुछ दिक्कत इसमें यहाँ तक नहीं ना? कोई दिक्कत? हाँ, नींद तो नहीं आ रही? ठीक है, किसने दी थी ये? हार्डी वीनवर्ग ने। किसने दी थी? हार्डी एवं वीनवर्ग ने। अच्छा, क्या हो गया? हार्डी संधू
मानव आनुवंशिकी में उपयोगिता, मानव आनुवंशिकी में इसकी क्या उपयोगिता है। ठीक है भाई, तो मानव में भी आनुवंशिक लक्षणों, मानव में भी क्या होते हैं, मानव ये ना जो प्रयोग किए जाते थे ये पहले जानवरों पे किए जाते थे, क्योंकि मानव जो है एक सामाजिक प्राणी है, उसमें प्रयोग करना क्या है, निषेध है, मतलब मना है, मानव पे प्रयोग नहीं कर सकते हो तुम। तो पहले किस में कर सकते हो तुम प्रयोग, कैसे जीव में प्रयोग करा, जैसे जीव में किसी कोई डिजीज़ है, ठीक है, और उस डिजीज़ को अध्ययन करा, वो उसके बच्चों में भी चलेगी, तो उसके अध्ययन का जो कंक्लूजन निकाला उसी पैटर्न पे ना मनुष्यों को भी देखा गया कि इसमें अगर कोई डिजीज़ हो रही है तो उसमें ऐसे ऐसे लक्षण होंगे, उसके हिसाब से निष्कर्ष निकाला गया था। ये देखो इसमें ये लिखा गया, मानव में भी आनुवंशिक लक्षण और आनुवंशिक रोग की वंशागति ठीक इसी प्रकार से होती है जैसे कि अन्य जीवों में। क्या बताया मैंने, भाई से पकौड़े पकड़े दी क्या है, दिया नहीं क्या ऐसे कुछ यार, सोच रही है यार भाई, चल कोई नहीं, रास्ते में खुआ दी से कुछ यार। मानव में देखो, मानव में भी आनुवंशिक जो लक्षण होते हैं और आनुवंशिक क्या होते हैं, रोग होते हैं, उनकी वंशागति भी ऐसी ही होगी जैसे और जीवों में होती है। देखो जरा यहाँ, जैसे कि अन्य जीवों में पर मानव में, हाँ यहाँ से है, पर मानव के ऊपर प्रयोग नहीं किए जा सकते हैं, पर अन्य जीवों के अध्ययन के आधार पर रोगों की जानकारी प्राप्त कर उनका निवारण किया जा सकता है। सिंपल सी बात है, रोगों का जो अध्ययन करोगे तुम किस में करोगे, अन्य जीवों में करोगे, और उसी का कंक्लूजन निकाल लोगे मनुष्य के लिए। ठीक है, सिंपल है, तो आसान क्वेश्चन है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, बढ़िया, जीन उत्परिवर्तन अथवा बिंदु उत्परिवर्तन किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। उत्परिवर्तन का मतलब पता क्या, उत्परिवर्तन म्यूटेशन बोलते हैं इसको। क्यों होता है, जैसे स्पाइडरमैन देखा तुमने, किसी ने देखा होगा स्पाइडरमैन, तो स्पाइडरमैन क्यों बना था, वो कैसे बना था, वो स्पाइडर मकड़ी ने काटा था उसके, वो ऐसे हाथ फेंकता ज्वारा निकलता है ना, तो किसने, मकड़ी ने काटा था उसको, तो मकड़ी ने काटा तो उसके अंदर हुआ क्या है ऐसा, उसके जीन में परिवर्तन हुआ था कुछ, किस में हुआ था, और जीन कहाँ उपस्थित हो, क्रोमोसोम पे ना, क्रोमोसोम पे उपस्थित हो, तो उसके जीन में कुछ उत्परिवर्तन हुआ था, उसी को बोलते हैं, अगर तुम्हारे जीन में कुछ परिवर्तन हो रहा उसी को बोलते हैं उत्परिवर्तन। क्या बोलते हैं उसको, उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। ठीक है, जीन में अगर कुछ भी परिवर्तन हो रहा है ना, कुछ भी चेंज हो रहा है, तो उसको क्या बोल लोगे तुम, उत्पर, ये लिखा हुआ है यहाँ, उत्परिवर्तन में उत्परिवर्तन होगा, मजाक नहीं कर रहा है, जैसे अलग-अलग किस्म का बीज पैदा हो, मतलब फिर आगे मतलब किसी चीज के अंदर म्यूटेशन हो, किसी भी जानवर में हो सकता है म्यूटेशन, ये म्यूटेशन नहीं बोल रहे। हाँ, अगर म्यूटेशन किसी भी चीज में होगा, किसी भी प्रजाति में म्यूटेशन होगा, अगर इसकी प्रजाति ऐसी चली जाती है, ये भी ऐसे चल रहा है, इसका पता वैसे चल रहा है, अगर इसके जीन में परिवर्तन होगा फिर ऐसे चलेगा, रूप भी बदल जाएगा, रूप भी बदल जाएगा, जैसे स्पाइडरमैन का पूरा रूप बदल गया था ना, ऐसा इसका थोपड़ा जैसा हो तो बनेगा। देखो जरा, उत्परिवर्तन वह प्रक्रिया जो डीएनए के क्रम में बदलाव ला देती है। डीएनए के क्रम में कैसे बदलाव लाएगी, ये गुणसूत्र है, इस पे क्या होंगे, जीन, और गुणसूत्र में क्या होगा, डीएनए होगा, डीएनए होगा, हाँ। तो क्या होगा, अगर डीएनए के क्रम में कुछ भी चेंज हो रहा है ना, डीएनए के क्रम में कैसे चेंज होगा, ये गुणसूत्र होगा, इसके ऊपर क्या होगा, डीएनए होगा, और डीएनए कैसे बताया था मैंने तुम्हें अभी, ऐसे द्विगुणित होगा, तो इसके बीच में क्या लगे होंगे, नाइट्रोजन क्षार, क्या लगे होंगे, नाइट्रोजन क्षार, जैसे एडेनिन होगा, गुआनिन होगा, साइटोसिन, थाइमिन होगा, तो इनमें चेंज होगा, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, इनमें चेंज होगा। ठीक है, ये वाली डंडे से हो गया ना, हाँ, ATGC है, ATGC, अच्छा वो जो वर्ड है, हाँ ठीक है, तो इनमें चेंज होगा, डीएनए के किसमें, ATGC जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं इसमें चेंज होगा। सिंपल तुम्हें याद रखना, उत्परिवर्तन वह प्रक्रिया जिसमें डीएनए के क्रम में बदलाव आ जाएगा। मतलब अगर ये पहले AT ऐसे लगे हुए थे और G ट्रिपल बॉन्ड C A डबल बॉन्ड T ऐसे लगे हुए थे, ये वाला ऊपर हो जाएगा, ये वाला नीचे आ जाएगा। ठीक है, ऐसे कुछ क्रम में इसके क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा डीएनए के, तो वहीं से उसे क्या कहते हैं उत्परिवर्तन। देखो, इसके परिणाम जीव के जीनोटाइप और फिनोटाइप में परिवर्तन आ जाएगा, जो भैया बता रहे थे अभी। जीनोटाइप क्या हो, उसके अंदर की जो संरचना बनी हुई है, जीन बनी हुई है, उसमें चेंज आ जाएगा, यहाँ चेंज आ जाएगा। ठीक है, फिनोटाइप क्या हो, जो तुम्हें बाहर से दिखता है ना, तो शकल सूरत बदल जाएगी,
अच्छा, उत्परिवर्तन होता क्यों है? भौतिक कारणों से हो सकता है, रासायनिक कारणों से। भौतिक कारण जैसे बहुत हैवी यूवी लाइट तुम्हारे ऊपर आ गई तो उसके कारण हो सकता है, और रासायनिक कारण जैसे तुम्हारी जो रासायनिक संगठन, हाँ बिंदु उत्परिवर्तन। अगर एक क्षार युग्म में क्या हो रहा, उत्परिवर्तन हो रहा, कुछ भी चेंज आ रहा तो उसे क्या कहेंगे? बिंदु उत्परिवर्तन। क्यों होता है और उत्परिवर्तन? भौतिक कारण से हो सकता है या रासायनिक कारण से। ठीक है, अब देखो जरा, आनुवंशिक विकार मतलब आनुवंशिक रोग। आनुवंशिक रोग किन्हें कहेंगे? जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएंगे। ठीक है, तो आनुवंशिक जो रोग है वो कितने प्रकार के हो? 2 प्रकार के। पहला है मेंडेलियन विकार, मेंडल ने जो रोग खोजे थे, जो बताए थे मेंडल के हिसाब से, और क्रोमोसोमल विकार। मेंडेलियन विकार पता किसे कहते हैं? मेंडल के जो नियम थे ना, 3 नियम थे मेंडल के नियम, ठीक है, उसके जो प्रयोग थे, अगर वे तीनों के तीनों नियम, अगर उन तीनों नियम का अध्ययन करके तुम इसको मेंडेलियन विकार का अध्ययन कर रहे हो, अगर वे तीनों के तीनों इसमें लागू हो रहे हैं, ठीक है, उसके हिसाब से चल रहे हैं, मेंडल के नियम के हिसाब से अगर ये रोग चल रहे हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? तो मेंडेलियन विकार कहेंगे। और क्रोमोसोमल विकार क्या होते हैं? तुम्हारे क्रोमोसोम की संख्या कभी घट सकती है, कभी बढ़ सकती है, अगर उनकी वजह से तुम्हारे अंदर कोई रोग उत्पन्न हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे तुम? क्रोमोसोमल विकार। ठीक है, ये लिखा है देखो यहाँ। सबसे पहले मेंडेलियन विकार, वे विकार जिनका अध्ययन मेंडल के वंशागति नियमों के आधार पर किया जा सकता है। ठीक है, वही बताया मैंने, जिनका जो अध्ययन है, जो मेंडल के नियम थे, वंशागति के नियम थे, उनके आधार पर जिनका क्या किया जा सकता है? अध्ययन किया जा सकता है, उन्हें क्या कहते हो तुम? मेंडेलियन विकार। ठीक है, वे विकार जिनका अध्ययन मेंडल के वंशागति नियमों के आधार पर किया जा सकता है उन्हें मेंडेलियन विकार कहते हैं। मेंडेलियन विकार होते क्यों हैं? किसकी वजह से होते हैं? बिंदु उत्परिवर्तन की। किसकी? इसलिए पढ़ाया था मैंने तुम्हें, ये बिंदु उत्परिवर्तन है, अभी ये बिंदु उत्परिवर्तन। बिंदु उत्परिवर्तन पता ना क्या होगा? बिंदु उत्परिवर्तन जैसे ये क्रोमोसोम है ना, क्रोमोसोम है, इस पे क्या होंगे? यहाँ जीन होंगे, इस पर डीएनए भी होगा, तो डीएनए में क्या होंगे? ये नाइट्रोजन क्षार होंगे, एक जोड़ा होगा ये। अगर इस जोड़े में कुछ भी चेंज होगा, नाइट्रोजन क्षार का जोड़ा है ना, अगर नाइट्रोजन क्षार के इस जोड़े में कुछ भी चेंज होगा तो उसे क्या कहेंगे? उसकी वजह से जो परिवर्तन होगा उसे क्या कहेंगे? बिंदु उत्परिवर्तन। क्या कहेंगे उसको? तो इस बिंदु उत्परिवर्तन के कारण ही कौन से रोग होते हैं? मेंडेलियन विकार, मेंडेलियन रोग। ठीक है, तो उदाहरण कौन कौन से मेंडेलियन विकार के? हीमोफीलिया, हीमोफीलिया नाम सुना हीमोफीलिया का? हीमोफीलिया, दात्र कोशिका रक्ता इसे बोलते हैं, सिकल सेल एनीमिया रोग है। ठीक है, आनुवंशिक रोग है। मेंडेलियन विकार के वो डायरेक्ट 1 नंबर में पूछ जाएगा कि जो मेंडेलियन विकार है उसके कोई 4 रोगों के नाम बता दो। मेंडेलियन विकार के 4 रोगों के नाम बता दो, तो कौन कौन से? हीमोफीलिया होगा। हीमोफीलिया में क्या होगा? हीमोफीलिया अभी बताऊंगा। ये है, इसमें मतलब जैसे कहीं वो कट गया ना तुम्हारा, तो वहाँ से खून निकलेगा, उसका थक्का नहीं जमता जल्दी से, जैसे 8 मिनट का नहीं जमना। हाँ, अगर नहीं जमे तो उसका मामला गड़बड़ उसका। हाँ, जैसे 8 मिनट के आसपास लगती है नॉर्मल टाइम रक्त का थक्का जमने में, लेकिन ये ज़्यादा टाइम लगता किसी है। का ब्लड अगर बंद हो ही नहीं रहा बिल्कुल, हाँ, चोट लगी बिल्कुल, बंद नहीं हो रहा काफ़ी टाइम तक, अच्छा। 8 मिनट के बाद तक भी बह रहा, अच्छा, तो उसे हीमोफीलिया हो सकता है। अच्छा, हाँ, तो यार पीलिएगा तो कौन सा 7-8 ऐसे 10 मिनट तक वो फोन उठाएंगे हाथ में, एकदम ब्लेड बैठ गया, अपने हाथ ऐसा करके नो करके बैठ गया, मैं हाँ घुमार से आ गया, मैंने फोन उठाया तो यहाँ तक काटना चाहती, तूने कही तुमने मेरा हाथ भी कटवा दिया और इसमें से ब्लड रुका नहीं रहा, मैं हाँ हमारी सर नस तो नहीं कटी। नौटंकी करो ना, ठीक है, झूठ बोल लो और क्या तो पहला रोग कौन है? कौन सा है? हीमोफीलिया। दूसरा है दात्र कोशिका रक्ता, या इसको बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। तीसरा है वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं इसको, वर्णांधता, इसमें हरे और लाल रंग में अंतर नहीं कर पाता। ठीक है, और तो ये सामने मुझे तो लाल दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब कौन सा रोग होगा? बर्ड नंबर देता है वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। कैसे हो गए? अंधापन। ठीक है, और चौथा है फिनाइल कीटोनूरिया, फिनाइल कीटोनूरिया। चारों रोग याद करो, पहले नाम याद करो इनके। अरे यार ये नाम करो। सबसे पहले हीमोफीलिया देखो, और कौन से रोग हैं? मेंडेलियन विकार। कौन से विकार है? मेंडेलियन विकार किन्हें क्या है? जो मेंडल के नियम को फॉलो करो, है ना। देखो जरा, हीमोफीलिया क्या हो? यह है एक्स सहलग्न रोग है। अब ये क्या बोला? एक्स सहलग्न रोग। जैसे कि कोई मनुष्य है,
जैसे कोई लड़का है, ठीक है, उसमें गुणसूत्र कैसे होंगे? 44 प्लस XY, यही तो होंगे, ठीक है। और लड़की में 44 प्लस XX है। हाँ, लड़की में ये होंगे 44 प्लस XX। तो ये जो रोग है, मेंडेलियन जो विकार है, वो पता कौन से गुणसूत्र के कारण हो? इस वाले गुणसूत्र के कारण, X गुणसूत्र के कारण। किसके? X गुणसूत्र के कारण। उस X गुणसूत्र की जो जीन होंगी, जो उसका DNA होगा, उसमें क्या होगा? बिंदुत परिवर्तन। क्या होगा? बिंदुत परिवर्तन के कारण ना। तो ये गुणसूत्र है ना, जो X गुणसूत्र है, X गुणसूत्र के ऊपर DNA होगा, उस DNA में क्या होगा? बिंदुत परिवर्तन होगा, उसके कारण ये क्या होगा? रोग होगा। तो ये कौन से गुणसूत्र के कारण होता है? X। इसलिए X सहलग्न रोग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ठीक है, तो यह एक X सहलग्न रोग है, ठीक है। X क्रोमोसोम के कारण होता है। उसके बाद इस रोग में खून का थक्का बनाने वाली प्रोटीन प्रभावित हो जाती है, ठीक है। कौन सी? खून का थक्का बनाने में प्रोटीन में क्या होगा? यही बात है क्या? यही बात है भाई जी। खून का धक्का बनाने वाली जो प्रोटीन होगी वो प्रभावित हो जाएगी। इस रोग में व्यक्ति को छोटी सी पूरी जिंदगी एक क्लिनिक तो हार्ड नहीं निकलता। ऐसा कुछ नहीं है। क्या होगा? इस रोग में व्यक्ति को छोटी सी चोट लग जाने पर सामान्यतः खून का थक्का नहीं बनता। सामान्यतः खून का थक्का नहीं बनता मतलब 8 मिनट में खून का थक्का नहीं बनता और बहुत देर तक खून निकलता रहता है, ठीक है। इस रोग की वाहक इंग्लैंड की जो रानी विक्टोरिया, उसको माने थे। सबसे पहले जो रोग हुआ था, किसे हुआ था? इंग्लैंड की जो रानी है ना विक्टोरिया, उसको हुआ था सबसे पहले रोग। पता क्यों आता? नंबर 2, दात्र कोशिका रखता है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में सिकल सेल एनीमिया। ठीक है भाई, क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? सिकल सेल एनीमिया। यह अलिंग क्रोमोसोमल अप्रभावी रोग है। अलिंग क्रोमोसोमल अप्रभावी रोग है। अलिंग क्रोमोसोमल मतलब देखो, हमारे पास क्रोमोसोम ऐसे होते हैं ना, 44 प्लस XY। ये जो रोग है ना, एलिंग क्रोमोसोमल अप्रभावी रोग है। जो ये वाले जो खूनसूत्र होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? तेरी भी जुबान से जरूर बैठ के याद कर रहा है। जो गुणसूत्र होने इनको बोलते हैं लैंगिक गुणसूत्र और इनको बोलते हैं दैहिक गुणसूत्र, है ना। इनको क्या बोलते हैं? दैहिक गुणसूत्र। और इनको क्या बोलते हैं? लैंगिक गुणसूत्र। तो जो इस बारी चेंज होगा ना, जो इस बारी चेंज होगा, बिंदुत परिवर्तन होगा, वो किस में होगा? इन 44 गुणसूत्र में से किसी एक गुणसूत्र में होगा, ठीक है। किस में होगा? इन 44 जो गुणसूत्र है ना, ये जो 44 क्रोमोसोम है, गुणसूत्र है, इनके अंदर क्या होगा? बिंदुत परिवर्तन होगा। मतलब ये दैहिक गुणसूत्र के अंदर परिवर्तन होगा, लैंगिक गुणसूत्र के अंदर उत्परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इसलिए इनको क्या बोल रहे हैं? एलिंग क्रोमोसोमल अप्रभावी रोग, ठीक है। एलिंग क्रोमोसोमल, ठीक है, क्योंकि ये लैंगिक गुणसूत्र पे नहीं हो रहा कुछ चेंज। किस पे हो रहा है इस बारी? दैहिक गुणसूत्र पे चेंज हो रहा है, ठीक है। इस रोग में हीमोग्लोबिन की श्रृंखला में 6वीं स्थिति पोजीशन पर ग्लूटामिक अम्ल की जगह वैलिन आ जाता है। देखो मैं क्या, इसका मतलब क्या है? हीमोग्लोबिन पता है सबको क्या हो? हमारे खून में हीमोग्लोबिन होना, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन की जो स्ट्रक्चर हो वो कुछ ऐसी हो, बीच में एक होता है हीम। क्या होता है? हीम, ठीक है। और इसमें ना ग्लोबुलिन जो प्रोटीन हो ना, उसकी 4 चेन हो। कितनी? 4 चेन हो, 2 एरी और 2 एरी। 2 अल्फा चेन होगी, 2 होगी बीटा चेन। कौन सा? प्रोटीन। हीमोग्लोबिन हो ना, जो हमारे खून में पाया जा, जिसके कारण हमारा रक्त का जो रंग है वो कैसा होता है? लाल। तो हीमोग्लोबिन में जो होगी, एक तो बीच में हीम बैठा रहे, हीम कण बैठा रहे, उसके बाद इसमें 4 चेन हो, 2 अल्फा की होंगी और 2 किसकी होंगी? बीटा की। प्रोटीन हुई, अल्फा बीटा प्रोटीन हुई। तो जो बीटा प्रोटीन है ना, बीटा प्रोटीन है, ठीक है, जो बीटा वाली श्रृंखला होगी, बीटा वाली जो चेन होगी, इसमें 6th पोजीशन पे ना, क्या 6th पोजीशन मतलब 6वीं स्थिति में क्या होगा? इसमें बहुत सारे जो प्रोटीन हो किससे मिलकर बने हुए हो? अमीनो अम्ल सा। तो ये जो ग्लूटामिक अम्ल है, ये एक अमीनो अम्ल है। क्या है ये? ग्लूटामिक अम्ल है। ये 6ठी पोजीशन पे बैठ रहा है। इसकी कहाँ पे? इसमें बहुत सारी पोजीशन होगी, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो जो 6ठी पोजीशन होगी, ठीक है, 6वीं पोजीशन होगी, उस पर कौन बैठा रहा है? ग्लूटामिक अम्ल।
ग्लूटामिक अम्ल होगी, एक बीटा होगी, ठीक है। तो बीटा श्रृंखला की जो छठी पोजीशन होगी उस पर कौन बैठा रहा है, ग्लूटामिक अम्ल। अब ग्लूटामिक अम्ल क्या, ग्लूटामिक अम्ल हमारे लिए हानिकारक है, तो इसको किसने कहा, द्विअवतल। क्या हो जाएगा, द्विअवतल से हटकर देखो, जो हमारी हीमोग्लोबिन हो ना उसका जो आकार है वो कुछ ऐसा हो, कुछ ऐसा द्विअवतल, ठीक है। लेकिन इस रोग में पता कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, हंसियाकार, दंती के आकार का, ठीक है, हंसियाकार हो जाएगा। देखो जरा, हंसियाकार हो जाता है, दंती के आकार का हो जाता है। और इस रोग में पता क्या होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी। सांस लेने में क्यों दिक्कत होगी, क्यों होगी सांस लेने में दिक्कत, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन हो ना, हीमोग्लोबिन का काम क्या हो, हीमोग्लोबिन का काम क्या हो, पता नहीं कुछ, ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, या फिर कार्बन डाई को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ये काम होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन का। कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत कम मात्रा में बांधती है, लेकिन ज़्यादातर जो मात्रा होती है इसमें किसकी होती है, ऑक्सीजन की, ठीक है। हीमोग्लोबिन का क्या हो, ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो जब ऑक्सीजन इसके पास होगी ही नहीं, तो तुम्हें सांस किसकी वजह से आ रहा है, ऑक्सीजन की वजह से। तो जब तुम्हें इसकी हीमोग्लोबिन के पास ऑक्सीजन ही नहीं होगी, ठीक है, इसका आकार ही चेंज होगा, तो कम ऑक्सीजन होगी ना उसके पास, तो तुम्हें सांस लेने में क्या होगी, दिक्कत होगी, तो तुम्हें सांस चढ़ेंगे, ठीक है। सांस लेने में कमी, खून में कमी आती है, खून में कमी। जब इसका आकार ही चेंज हो गया, क्या हो गया, इसका आकार चेंज हो जाएगा, क्या हो गया, खून में कमी क्या तेरे अंदर क्या हो जाएगी, इसमें खून में कमी हो जाएगी, चक्कर आने लगेंगे, जोड़ों में दर्द और आदि लक्षण दिखाई देते हैं। पढ़ लियो उसको, सब कुछ तो बता दें मैंने तुम्हें। फिनाइल कीटोनूरिया, यह भी एलिंग क्रोमोसोमल अप्रभावी रोग है, ठीक है। मतलब इसमें भी चेंज किस में होगा, देह गुणसूत्र में, इसलिए तो एलिंग क्रोमोसोमल अप्रभावी रोग है। जन्म से ही होता है बच्चों में, कहाँ से होता है, जन्म से ही। और ये उपापचयी क्रिया हो ना जो, उसमें कुछ कमी आ जा। उपापचयी क्रिया किसने बोल रहा, उपापचयी क्रिया को किसने बोल रहा, जो तुम्हारे शरीर के अंदर जितनी भी रिएक्शन हो रही है उनको क्या बोलते हैं, उपापचयी क्रिया है। जिसकी वजह से तुम्हारा खाना पचना, ठीक है, तुम्हें सांस ले रहे, कुछ ना कुछ तो क्रिया हो रही वहाँ, कुछ ना कुछ तो रिएक्शन हो रही वहाँ। तो वो सारी की सारी जितनी भी क्रियाएं तुम्हारे अंदर चल रही, वो सारी की सारी क्या कहलाती हैं, उपापचयी क्रियाएं, ठीक है। उपापचयी क्रिया में कुछ कमी आ जाएगी, जन्म से ही होता है। और ये इसमें देखो, फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में बदलने वाला एंजाइम अनुपस्थित होता है, ये भी वही है सही। फिनाइल एलेनिन को बदलना किसमें, टायरोसिन में, और टायरोसिन में बदलने वाला क्या हो जाएगा, एंजाइम अनुपस्थित हो जाएगा, जिसकी वजह से फिनाइल एलेनिन जमा होने लगेगा, और मानसिक दुर्बलता, ठीक है, क्या हो जाएगी, मानसिक मतलब दिमाग जो हो जाएगा वो कमजोर हो जाएगा। और गुर्दों द्वारा यह कम अवशोषित होता है। गुर्दों में क्या होता है, कम गुर्दों द्वारा क्या होगा, ये अवशोषित नहीं होगा, मतलब वहीं पड़ा रहेगा, जम जाता है, ठीक है, जिसके कारण तुम्हारी किडनी भी खराब हो सकती है। ये होता है फिनाइल कीटोनूरिया में क्या होगा, फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में बदलना। तो फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में बदलने के लिए क्या एंजाइम की जरूरत हो, जो कि इसमें अनुपस्थित होगा, ठीक है, जिसकी वजह से जो फिनाइल एलेनिन होगा तुम्हारे दिमाग में और कहाँ, किडनी में क्या होने लगा, एकत्रित हो जाएगा। दिमाग में इकट्ठा होगा तो दिमागी दुर्बलता होगी, मानसिक दुर्बलता हो जाएगी। किडनी में इकट्ठा होगा तो तुम्हारी किडनी खराब हो सकती है। ये है फिनाइल कीटोनूरिया। वर्णांता सबसे लास्ट है ना, वर्णांता वर्णांता सबसे लास्ट वाला। देखो यह एक्स सैलगन रोग है। एक्स सैलगन रोग 2 आई हैं अभी तक। पहला कौन सा आया था, हीमोफीलिया एक्स सैलगन, मतलब किस पे चेंज होगा, एक्स क्रोमोसोम पे। और इसमें भी किस पे चेंज होगा, एक्स क्रोमोसोम पे, ठीक है। जो भी दिक्कत आएगी कौन से क्रोमोसोम पे आएगी, एक्स पे, वाई पे नहीं आएगी, एक्स पे आएगी। एक्स सैलगन रोग है जिसमें व्यक्ति कुछ विशेष रंगों को नहीं पहचान पाता। जैसे कोई हरे को नहीं पहचान पा रहा, लाल को नहीं पहचान पा रहा, नीले को नहीं पहचान पा रहा, ठीक है। मतलब कलर पहचानने में क्या होती है, दिक्कत होती है, रंग पहचानने में दिक्कत होती है। यह रोग आंख में उपस्थित रेटिना, हमारी आंख में क्या हो, रेटिना पढ़ी ने सबने, रेटिना क्या हो, है ना, रेटिना हो जो हो ना, रेटिना में बहुत सारी वो हो कोशिकाएं, कुछ तो कोशिकाएं होती है रोड, कुछ होती हैं कॉन्स। रेटिना बताना क्या हो, जो माथा हो ना, दुनिया होता जो आँख हो, वो नहीं होती। आँख की जो सबसे अंदर का भाग हो और उसके भी जो अंदर का भाग हो, वहाँ नहीं होती रेटिना से पहले ही। उसके बाद पीत बिंदु। पीत बिंदु पता क्या हो रहा, चलो छोड़ दो, तुम क्या पढ़ा तुमने, रेटिना पढ़ लियो। रेटिना जो हो ना, रेटिना में बहुत सारी कोशिकाएं हों, ठीक है। कुछ कोशिकाएं हो रोड्स, कुछ कोशिकाएं हो कॉन्स।
जो कौन कोशिकाएं हो ना, कौन कोशिकाएं के कारण हमें रंग दिखाई देते हैं, और जो रोड कोशिकाएं होती हैं उनके कारण हमें क्या दिखाई देते हैं। जैसे अंधेरे में तुम देखते हो ना, अंधेरा अंधेरा दिखता है, तो वहाँ ज़्यादा एक्टिव कौन सी होती हैं? रोड कोशिकाएं। रोड जैसे उल्लू वगैरह की जो रोड कोशिकाएं हो, ज़्यादा विकसित हो, हमारी कम विकसित हो, रात को हम नहीं देख पाते। तुम्हें क्या दिखाई देते हैं? रंग पहचानते हो तुम कौन कोशिकाएं, लेकिन जब कौन कोशिकाएं क्या होंगी तुम्हारी खराब हो जाएंगी तो तुम रंग पहचान ही नहीं पाओगे, लाल को हरा बताओगे, अरे वो लाल बताओगे। ठीक है, यही दिक्कत। यह रोग आंख में उपस्थित रेटिना के कौन कोशिकाओं के खराब होने के कारण होता है? यह पुरुषों में ज़्यादा पाया जाता है, पुरुषों में ज़्यादा पाया है। स्त्री इस रोग की क्या होती है? वाहक होती है। इसकी पहचान आईसी हारा, कौन सा टेस्ट है? आईसी हारा टेस्ट से की जाती है। कौन सी? आईसी हारा टेस्ट से की जाता है। ठीक है, 4 रोग खत्म हो गए तुम्हारे। मेंडेलियन विकार कौन कौन से? सबसे पहले कौन सा था? हीमोफीलिया। उसके बाद सिकल सेल एनीमिया, दातर कोशिकारकता। नंबर 3 फिनाइल कीटोनूरिया। और नंबर 4 वर्णांधता। यार क्या बायोलॉजी पढ़ोगे तुम। वर्णांधता को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो जो तुम्हारे आनुवंशिक विकार थे 2 प्रकार के थे। एक तो कौन सा था? मेंडेलियन विकार, और दूसरा कौन सा है? क्रोमोसोमल विकार। मेंडेलियन विकार मैंने तुम्हें पढ़ा दिए। अब कौन से विकार चलेंगे? क्रोमोसोम। जो क्रोमोसोम के घटने या बढ़ने से जो रोग होंगे उन्हें क्या कहेंगे? क्रोमोसोमल विकार। देखो जरा, ऐसे विकार जो क्रोमोसोम की अधिकता, या तो क्रोमोसोम अधिक हो गए या अनुपस्थित, मतलब कहीं अनुपस्थित होगा कोई क्रोमोसोम, या उसमें असामान्यता होगी, टूट गया क्रोमोसोम बीच में से। ठीक है, गड़बड़ हो कुछ, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए हो, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए हो। क्रोमोसोम के अंदर हाँ जो डबल हेक्सिलिस संरचना हो वही होगा। हाँ क्रोमोसोम। हाँ डीएनए हो तो वो तो डीएनए हो। हाँ, तो फिर क्रोमोसोम कहाँ उसके अंदर? क्रोमोसोम के अंदर डीएनए हो। फिर क्रोमोसोम कोशिका के अंदर हो या उसके कोशिका के अंदर? कोशिका के अंदर हो, केंद्रक में। केंद्रक के अंदर हो या केंद्रक के बाहर हो? केंद्रक के अंदर डीएनए हाँ, नहीं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम हाँ, क्रोमोसोम में ही तो होगा डीएनए। क्रोमोसोम निकल एक धागे की तरह निकला। हाँ धागे की, ऐसे हाँ धागे की तरह निकला, कुछ उसकी शेप होगी। हाँ। ऐसे निकला। इसको खींचते चले जाएंगे, धागा निकलता निकला। क्रोमोसोमल जो विकार होंगे, ऐसे विकार जो क्रोमोसोम की क्या होंगे? अधिकता के कारण या तो बढ़ जाएंगे क्रोमोसोम, या क्या होगी? अनुपस्थिति। कहीं से क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे? गायब हो जाएंगे, या असामान्य हो जाएंगे, मतलब कहीं से टूट गया या उसकी शेप चेंज होगी। उसके कारण जो भी रोग होंगे उन्हें क्या कहेंगे? क्रोमोसोमल विकार। तो क्रोमोसोमल विकार कितने हैं? 4 है? 3 डाउन सिंड्रोम। कौन सा? टर्नर सिंड्रोम। नंबर 3 क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम क्या? यार बोलना भी सिखाना पड़ेगा, दिक्कत। पहला डाउन सिंड्रोम, दूसरा और तीसरा क्या? क्लाइने फिल्टर क्लाइने फिल्टर सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होगा? डाउन सिंड्रोम की जो खोज थी 1866 ईस्वी में करी थी। किसने करी थी? लैंगडम डाउन। ठीक है, इसने करी थी। और ये रोग पता क्या होगा? जैसे हमारे अंदर कितने गुणसूत्र हैं? 46 गुणसूत्र है ना। 46 गुणसूत्र है, मतलब 23 जोड़े ना। तो इसमें क्या होगा? 21वें क्रोमोसोम, जो 21वां क्रोमोसोम होगा ना हमारे अंदर, कितनवा? 21वां क्रोमोसोम होगा। 21वें क्रोमोसोम की एक अतिरिक्त प्रति, मतलब एक अतिरिक्त क्रोमोसोम आ जाएगा 21वें क्रोमोसोम के साथ। क्या आ जाएगा? 21वें क्रोमोसोम के साथ एक क्या आ जाएगा? एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाएगा, एक अलग प्रति आ जाएगी, एक अतिरिक्त प्रति आ जाएगी। प्रति मतलब कॉपी, एक एक्स्ट्रा कॉपी बन जाएगी 21वें क्रोमोसोम की। ठीक है, तो एक क्रोमोसोम बढ़ गया, मतलब फिर अब तो 21वें के साथ, क्योंकि एक क्या आ रही? ठीक है, तो क्या हो गया? ये 21वें क्रोमोसोम की एक अलग क्या बन गया? एक्स्ट्रा कॉपी। जैसे तुम्हारे पास कोई पेज है, ठीक है, तुम उसको जीरोक्स करके आते हो, तो एक से कितने हो गए? 2 हो गए हो। तो ऐसे ही जो 21वां क्रोमोसोम है उसने अपनी जीरोक्स बना ली, एक और कॉपी बना ली। ठीक, तो एक और क्या बन गई? 21वें क्रोमोसोम ने अपनी एक और क्या बना ली? कॉपी बना ली। तो अब क्रोमोसोम होने कितने चाहिए थे? 46, लेकिन हो कितने गए? 47। कितने हो गए? 47 हो गए। तो उसकी वजह से होता है 21वें क्रोमोसोम की एक अतिरिक्त कॉपी बन जा, उसकी वजह से कौन सा रोग हो?
डाउन सिंड्रोम। टोटल कितने क्रोमोसोम होंगे? 47। क्रोमोसोम को ही गुणसूत्र बोल रहा है, पता था मुझे, इंग्लिश में बोल रहा क्रोमोसोम, गुणसूत्र हिंदी में बोल रहा, ठीक है। कितने गुणसूत्र होंगे? 47 गुणसूत्र होंगे, क्योंकि कौन सी ने कॉपी बना ली अपनी अलग है, 21वें क्रोमोसोम ने। इस रोग से ग्रसित देखो क्या होगा इस व्यक्ति में, जिस व्यक्ति को ये रोग होगा उसमें क्या होगा? छोटे कद का होगा, ठीक है। चौड़ी हथेली होंगी उसकी, नॉर्मल से चौड़ी हथेली होंगी। ये देख रहा मेरी हथेली ठीक है क्या? उसके बाद छोटा गोल सिर होगा और मुंह आंशिक रूप से खुला हुआ होगा, ठीक है। मुंह उसका क्या होता है? थोड़ा खुला हुआ होता है, छोटे कद का होता है, गोल उसका सिर होता है, ठीक है। तो डाउन सिंड्रोम समझ में आ गया क्या होगा? डाउन सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होंगे? 47। 21वें क्रोमोसोम की क्या बन जाएगी? अतिरिक्त प्रति बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? टर्नर सिंड्रोम। क्या होगा? टर्नर सिंड्रोम। अब टर्नर सिंड्रोम में क्या होगा? इस रोग का कारण एक्स क्रोमोसोम के अभाव के कारण होता है। ये जो रोग हो ना, एक एक्स क्रोमोसोम क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। टोटल कितने गुणसूत्र होने चाहिए थे? 46। एक एक्स क्रोमोसोम गायब होगा, कितने बच गए? 45 गुणसूत्र बच गए, ठीक है। तो उसकी वजह से कौन सा होगा? टर्नर सिंड्रोम। सिंपल है, तो 45 क्रोमोसोम हो जाए, ठीक है। ऐसी स्थिति में ये नारी बांझ होती है। देखो जरा, जैसे 44 प्लस XX है, कोई लड़की है उसमें 44 प्लस क्या है? XX है। इसमें से एक एक्स क्रोमोसोम क्या होगा? गायब होगा। तो उसमें कितने क्रोमोसोम बच गए? 45 बच गए। तो ऐसी नारी जो होगी वो क्या होगी? बांझ होगी, मतलब वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती, ठीक है, जिसमें ये रोग होगा। क्योंकि उसका जो अंडाशय होगा, ओवरी बोलते हैं ना अंडाशय को, अंडाशय पढ़ाना तुमने पूरी डिटेल में। अंडाशय का विकास क्या होता है? कम होता है। अंडाशय का विकास क्या होगा? कम होगा। और द्वितीयक लैंगिक लक्षण का अभाव होगा। द्वितीयक लैंगिक लक्षण का क्या होगा? अभाव होगा, ठीक है भाई। उसके बाद क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, लास्ट सिंड्रोम है कौन सा? क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। इस क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है? यह रोग किस में? अच्छा देखो, जो टर्नर सिंड्रोम होगा वो किस में होगा? लड़कियों में होगा। और जो क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम होगा वो किस में होगा? पुरुषों में होगा। कल से तो आसान सा ही लग रहा है। देखो, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है? ये रोग पुरुषों में एक अतिरिक्त एक्स क्रोमोसोम आ जाता है। इसमें एक अतिरिक्त एक्स क्रोमोसोम आ जाएगा, तो कितने हो जाएंगे इसमें भी? 47। एक डाउन सिंड्रोम में एक एक्स्ट्रा आया, 21वें की ने अपनी अलग प्रति बनाई, ठीक है, तो उसमें भी 47 क्रोमोसोम होंगे। और किस में होंगे? क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम में क्या होंगे? एक और एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाएगा। तो टोटल कितने गुणसूत्र हो जाएंगे? 47 गुणसूत्र आ जाएंगे। और किस में हो? यो पुरुषों में। इसमें क्या होता है? अर्थात ऐसे पुरुष में भी 47 क्रोमोसोम होते हैं। ऐसे पुरुष क्या, इसमें आवाज़ क्या हो जाएगी उनकी? पतली। वर्षण क्या हो जाएंगे? छोटे। दाढ़ी मूंछ क्या है? लिंग सहलग्न गुण किन्हें कहते हैं? यदि एक वर्णांध पुरुष का विवाह एक वर्णांध रोग की वाहक स्त्री से करा दिया जाए तो उसकी भावी संतान, भावी मतलब भविष्य में जो उसकी संतानें होंगी उसमें किस प्रकार का रोग उत्पन्न होगा? रेखा चित्र द्वारा समझाइए। सबसे पहले तो ये समझो, लिंग सहलग्न जो गुण हो उन्हें क्या कहते हैं? देखो, जो गुण लिंग गुणसूत्र मतलब लैंगिक गुणसूत्र 44 प्लस XX या XY, तो जो भी गुण इन गुणसूत्र पे उपस्थित होंगे, ठीक है, जो भी गुण लैंगिक गुणसूत्र पे या लिंग गुणसूत्र पे उपस्थित होंगे उन्हीं गुणों को क्या कहेंगे? लिंग सहलग्न गुण। जो गुण लिंग गुणसूत्र X तथा Y पर उपस्थित जीनों द्वारा नियंत्रित होते हैं उन्हें लिंग सहलग्न गुण कहते हैं। ये गुण पीढ़ी दर पीढ़ी विशेष वंशागत के क्रम का पालन करते हैं, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएंगे, ठीक है। एक हफ्ता पूरा ही इसे याद करेंगे। अभी मॉडल के क्वेश्चन करिए घर बैठकर, जो क्वेश्चन आ रखे पीछे वो ढूंढियो। समझ गए क्या करना? ना गई बोल तो ये जाए। इसके बाद चौथा चैप्टर है। हाँ, चौथा चैप्टर है। 5 बजे तो फिर तो छोटा होगा। पांचवा बड़ा, पांचवा भी बड़ा, छठा भी बड़ा, बस फिर उसके बाद छोटे छोटे। उसके बाद खेल खत्म, झंडू जिंदगी। नॉलेज ज्यादा हो गई तुझे, सच बता रहा मैं, इतनी जरूरत नहीं है बच्चे समझ नहीं आती। इस बार में आने जाए बच्चे वाले क्वेश्चन ही। अब तो तू बनना बाबा, टीचर के लिए ठीक है, सही बता रहा। देखो,
यदि एक वर्णांध पुरुष का विवाह, ठीक है, एक वर्णांध रोग की वाहक, अब पहले ये समझ लो, जो वर्णांता पढ़ाया ना अभी तुम्हें, वर्णांता पढ़ाया ना, कलर ब्लाइंडनेस, तो वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगा ना। तो वर्णांता जो थी वो एक्स सैलगन रोग था ना, एक्स सैलगन रोग था, मतलब एक्स क्रोमोसोम में कुछ चेंज होगा तभी तो होगा ना वो। तो देखो जरा 44 के 44 तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उन 44 में जो गुणसूत्र है उनमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे किसकी जरूरत है, या तो एक्स एक्स की या किसकी, एक्स वाई की। देखो जरा, अगर किसी के अंदर कोई लड़की है, उसके अंदर ऐसे लिखा हुआ है एक्स एक्स, ठीक है, और उसके ऊपर लिखा हुआ है ऐसे सी, ठीक है, सी का मतलब है कलर ब्लाइंडनेस, क्या है, मतलब वर्णांता। तो एक्स के ऊपर सी लिखा हुआ है, दोनों क्रोमोसोम के ऊपर 2 एक्स होते हैं ना उसमें, 44 प्लस एक्स एक्स, यही तो होते हैं, हाँ 44। तो उनकी तो जरूरत है ही नहीं। तो अगर किसी लड़की के एक्स एक्स क्रोमोसोम पे ऐसे लिखा हुआ है सी सी, मतलब वो कलर ब्लाइंडनेस है, क्या है वो, यहाँ लिखा हुआ देखिए, अगर एक्स के ऊपर सी सी लिखा हुआ है तो वो वर्णांध रोग से पीड़ित है। वो लड़की क्या है, वर्णांध रोग से पीड़ित है, मतलब उसे क्या है, वर्णांधता है, ठीक है, क्या है, वर्णांधता, मतलब वो रंगों में क्या नहीं कर पाने की, पहचान नहीं कर पाने की। अगर ऐसे लिखा हुआ है एक्स के ऊपर सी लिखा हुआ है, केवल एक क्रोमोसोम के ऊपर सी लिखा हो, एक एक्स क्रोमोसोम के ऊपर सी लिखा हो, इसका मतलब उसे वर्णांधता नहीं है, लेकिन वो वर्णांधता को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचा सकती है। उसको बोलते हैं वाहक। क्या बोलते हैं इसको, वाहक। जो एक, हाँ, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जा सकती है वो लड़की, वो क्या कहलाएगी, वाहक। और वाहक कौन सी स्त्री होगी, जिसके क्रोमोसोम के एक क्रोमोसोम प्रभावित होगा, सिर्फ कितना, और कौन सा, एक्स, क्योंकि एक्स एक्स ही तो होंगे लड़की में। तो एक अगर एक्स के ऊपर ऐसे सी लिखा हुआ है, ठीक है, और एक एक्स क्या है, नॉर्मल है, तो वो लड़की क्या होगी, वर्णांधता की क्या होगी, वाहक। अगर दोनों क्रोमोसोम प्रभावित है तो वो क्या होगी, वर्णांधता से पीड़ित, मतलब उसको रोग है वो, ठीक है, ये लिखा हुआ है, वर्णांधता रोग से पीड़ित स्त्री। अगर एक एक्स प्रभावित है तो वर्णांधता, वर्णांध रोग की वाहक स्त्री, ठीक है। ऐसे पुरुष, और एक्स एक्स है, खाली एक्स एक्स है तो वो सामान्य स्त्री है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। पुरुष एक्स वाई है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सामान्य पुरुष है। लेकिन अगर ऐसा हो गया एक्स के ऊपर सी और वाई, ठीक है, तो एक्स के ऊपर सी है और वाई है, तो ये जो पुरुष है ये वर्णांध पुरुष है। कैसा है, मतलब इसे वर्णांधता क्या है, रोग, वर्णांधता रोग है। इसे देखो जरा, यहाँ एक्स के ऊपर सी लिखा हो और वाई, वर्णांध रोग से पीड़ित पुरुष, क्योंकि एक्स वाई पुरुष में ही तो होता है। अगर इसका एक एक्स भी प्रभावित हो गया ना, इसका एक एक्स भी प्रभावित हो गया तो वो जो पुरुष होगा वो वर्णांध रोग से क्या होगा, पीड़ित। अगर स्त्री के दोनों एक्स क्या होंगे, प्रभावित हो गए, एक्स के ऊपर सी लिखा हो, दोनों एक्स के ऊपर सी लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, तो वो स्त्री तब जाके क्या होगी, उस रोग से पीड़ित होगी। अगर स्त्री के एक एक्स क्रोमोसोम के ऊपर सी लिखा हुआ है तो वो क्या होगी, उसकी वाहक, मतलब उस रोग को एक जगह से कहाँ पहुँचा सकती, दूसरी जनरेशन में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुँचा सकती है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। तो देखो जरा, अब कह रहा है वो, यदि एक वर्णांध पुरुष का विवाह, अब सबसे पहले ये देखो, वर्णांध पुरुष बोला ना उसने, तो वर्णांधता कब आती है, पुरुषों में वर्णांधता कब आती है, जब पुरुष के क्रोमोसोम इस टाइप के हो, ऐसे हो ना। वर्णांध पुरुष देखो, वर्णांध पुरुष कौन सा होगा, ये वाला। उसने क्या बोला, यदि एक वर्णांध पुरुष का विवाह, तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए वर्णांध पुरुष हो क्या, तो वर्णांध पुरुष ऐसा हो गया ना ऐसा, तो वर्णांध पुरुष का विवाह एक वर्णांध रोग की वाहक। अब उसने ये बोला वर्णांध रोग की वाहक, और वर्णांध रोग की वाहक कौन सी स्त्री है, जिसके क्रोमोसोम कुछ ऐसे प्रभावित होंगे, है ना, तो वर्णांध रोग की वाहक स्त्री, ठीक है, एक्स सी और एक नॉर्मल एक्स। समझ आया, वाहक कब होगी, वो उस रोग से पीड़ित कब होगी, स्त्री कब पीड़ित होगी, पुरुष कब पीड़ित होगा, नॉर्मल कब होगा, ये सारे लिखा हुआ है यहाँ, ठीक है। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन बनते हैं, और ये यहाँ नहीं, कंपटीशन में भी बनते हैं। जब तुम आगे बायोलॉजी के कहीं टेस्ट वगैरह दोगे हायर लेवल पे जाके, तो उसमें इस तरीके क्वेश्चन पूछ लेता है कि तुम्हारे मम्मी पापा का जो ब्लड ग्रुप है वो ऐसा है, और तुम्हारा ब्लड ग्रुप बताओ क्या होगा, वो वाले ग्रुप, ठीक है, ब्लड रिलेशन वाले, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। तो इनका क्या कराते हो तुम, विवाह कर दिया, ठीक है। जो वर्णांध पुरुष है उसका विवाह किसके साथ कर दिया, वर्णांध रोग की वाहक स्त्री, ये वाहक है ना, कैरियर बोलते हैं इसको इंग्लिश में, स्त्री से कर दिया गया। तो अब वो पूछ रहा कि इनके जो बच्चे होंगे
उनमें ये रोग कैसे कैसे दिखाई देगा। तो बच्चे के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रॉस कर दो, क्या कर दो, क्रॉस कर दो। तो इस x के ऊपर x है, उसके ऊपर ये वाला इसके साथ होगा। पहले इस x की इसमें कर दो, फिर इस x की इसमें कर दो। तो इस x की इसमें करोगे तो क्या आएगा, देखो x के ऊपर c और x के ऊपर c, इसमें दिख रहा। अब इस x की किससे करोगे, इस x से, तो क्या आएगा, x के ऊपर c और x आएगा, ठीक है। y की इसमें कर दो x में, तो x पहले लिख रहा हूं मैं, x के ऊपर c और क्या आएगा y, फिर इस y की इसमें कर दो x में, तो x क्या आएगा, y, यही तो आएगा। आगे समझ। अब देखो जरा, जो x होती है वो क्या होती है, स्त्री, और जो xy होते हैं क्या होते हैं, पुरुष, ठीक है। देखो जरा, स्त्री जो 50% स्त्री मतलब आधी स्त्री, 50% स्त्री जो है, ठीक है, 50% जो स्त्री हैं वो कैसी हैं, x के ऊपर c, x के ऊपर c, मतलब वो वर्णांत रोग से पीड़ित है ना, x के ऊपर c, x के ऊपर c, वर्णांत रोग से पीड़ित स्त्री। तो इसकी जो लड़कियां होंगी, ऐसे कपल की जो लड़की होंगी, 50% जो लड़कियां होंगी वो कैसी होगी, वर्णांत रोग से पीड़ित, लेकिन 50% जो लड़कियां होंगी वो क्या होंगी, वर्णांत रोग की वाहक है ना। दिक्कत यहाँ तक कुछ, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ समझाई मैंने तुम्हें, इसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद जो पुरुष होंगे, 50% जो पुरुष होंगे, 50% जो पुरुष होंगे, ये तो नॉर्मल होगा, और 50% जो पुरुष होंगे वो कैसे होंगे, वर्णांत होंगे, x के ऊपर c और y के साथ वर्णांत रोग से पीड़ित पुरुष। कोई दिक्कत, बस वही है सीधा, ठीक है। इसे समझने में कोई दिक्कत, अगला क्वेश्चन कर दो खुद अपने आप, हैं करो फिर ये वाला। अच्छा नहीं, बस थोड़ा सा है, एक हो रहा है क्वेश्चन ही है बस, ये तो। देखो जरा, पहले मेरी बात सुनो, अगर x के ऊपर c लिखा हुआ, c का मतलब था कलर ब्लाइंडनेस, अगर x के ऊपर h लिखा हुआ है तो h का मतलब होगा हीमोफीलिया। नमस्ते जी। x के ऊपर अगर h लिखा हुआ, x के ऊपर क्या लिखा हुआ, h, x के ऊपर अगर h लिखा हुआ तो h का मतलब है हीमोफीलिया। तो मतलब वो जो स्त्री होगी वो किससे ग्रसित होगी, हीमोफीलिया से, वही है सेम, ठीक है, हीमोफीलिया से ग्रसित होगी। अगर ऐसे लिखा हुआ है x के ऊपर h और x, ये वाहक होगी हीमोफीलिया की, ये नॉर्मल होगी, नॉर्मल स्त्री होगी। x के ऊपर h लिखा हुआ और ये y लिखा हुआ, तो हीमोफीलिया से ग्रसित बता क्या होगा, ये हीमोफीलिया से ग्रसित क्या होगा, ये पुरुष होगा, स्त्री होगी, क्या होगा, हीमोफीलिया से ग्रसित पुरुष होगा। और ये क्या होगा, तो ये क्या होगा, ये नॉर्मल पुरुष होगा, ठीक है। हाँ बेटे, ये बताइए जरा, x के ऊपर c लिखा हुआ और x के ऊपर c लिखा हुआ क्या होगा, हाँ 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 चल बता, हाँ रोगी होगी, कौन होगी, या स्त्री होगी ना। अगर x के ऊपर एक c लिखा हुआ और x लिखा हुआ तब वर्णांत रोग की वाहक, वाहक का मतलब ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन करो तुम, वर्णांत पुरुष व सामान्य स्त्री का विवाह कराने से किस प्रकार की संतानें उत्पन्न होगी, करो जल्दी कर लो, दिखा दो। ये वाला तीसरे वाला ना, ये भी करो फिर, तीसरे वाला कर लो, ये वाला क्वेश्चन मैं समझा दूंगा फिर। मुझे लगा पेपर में होंगे, हाँ एक आधा मैंने अपनी और भी सीखना सीखा है बैठ। लास्ट क्वेश्चन है भाई ये इस चैप्टर का, चैप्टर खत्म यहीं। फिर तालियां बजाओ, फिर रास्ते डूब जा रहे, डूब जा ये तुम्हें मैंने कल भी पढ़ाया था शायद। अगर किसी व्यक्ति के अंदर IA ठीक है, और IA और I खाली लिखा हुआ है, ऐसी जीन है, तो उस व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप होगा वो प्रदर्शित करने का तरीका, अगर उसके व्यक्ति के अंदर ये ऐसी जीन है, इस प्रकार की जीन है, तो उसका जो ब्लड ग्रुप होगा कौन सा होगा, क्या लिखा हुआ ऊपर, A। अगर ऐसा हुआ I के ऊपर B लिखा हुआ, I के ऊपर B और फिर I के ऊपर B और इसके साथ खाली I है, तो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, B।
अगर ऐसा लिखा आई के ऊपर ए और आई के ऊपर बी तो कौन सा होगा ब्लड ग्रुप? ए बी। अगर आई और आई लिखा हुआ खाली तो ओ ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है, पता ना? ओ सर्वदाता हो, ओ सर्वदाता, ए बी सर्वग्राही। यानी जो ए बी का जिसका ब्लड ग्रुप होगा वो सब तो खून ले सकता है। इसमें तो होंगे पॉजिटिव नेगेटिव। हाँ, पॉजिटिव वाला, जो पॉजिटिव वाला हो ना वो ले सकता, सबसे नेगेटिव वाला नहीं ले सकता। रिसस फैक्टर का नाम तो सुना होगा। हाँ, मंकी में पाया जाए। हाँ, रिसस मंकी में। उसके बाद सारी खोज हुई है। हाँ, उसके बाद तो पॉजिटिव नेगेटिव है, जिसमें पॉजिटिव पाया जाए RH पाया जाएगा वो RH पॉजिटिव। मतलब 1965 से पहले लोगों का बेवकूफ बनना था, तो कितने बच्चे मर जाते होंगे, कितने बहुत। लोग मर जाते होंगे। पॉजिटिव नेगेटिव का पता ही नहीं था उससे पहले। तो जब नहीं मरा था तो आपस में किसी की शादी होती थी, इंजेक्शन टिक्के नहीं थे उस टाइम पर, क्योंकि उसके बाद तो टिक्का बनाया, कितने लोग मर जाते होंगे उस टाइम। बहुत। और अब भी जो बहुत सारी मौतें हो रही होगी, हमको पता नहीं होगा। इनके बाद किसी ना किसी कारण हो रही होगी। हमें मालूम नहीं है, डॉक्टर की उस पर रिसर्च हो रही है। अब समझ आया मैंने क्या करना चाह रहा था? समझिए, देखो जरा, एक स्त्री जिसका रक्त समूह O है, रक्त समूह कैसा है? स्त्री का रक्त समूह कैसा? O, तो उसकी जीनोटाइप कैसे होगा? O ब्लड ग्रुप वाले के। O ब्लड ग्रुप जानो ना, एक जीनोटाइप हो, तो जीनोटाइप में क्या हो? मतलब उसके जीन कैसे है यही तो बताओ। जीन की बात कर रही हैं। और जीनोटाइप में बाह्य संरचना कैसी? सारा बोलने की तो बोला हो। ठीक है, जो O ब्लड ग्रुप है उसकी जीन कैसी होगी? O ब्लड ग्रुप की II ऐसी तो होगी। ठीक है, रक्त समूह ये रहा, स्त्री जिसका रक्त समूह O है, उसने एक पुरुष जिसका रक्त समूह क्या है? AB। तो AB वाले की जो वो होगी जीन, वो कैसी होगी? ऐसी। ठीक है, से विवाह किया, उनकी भावी संतानों में, मतलब भविष्य में जो संतान होगी, कौन कौन से रक्त समूह हो सकते हैं? रेखा चित्र द्वारा समझाइए। ठीक है, समझ आया ना क्वेश्चन क्या है? स्त्री कैसी है? O ब्लड ग्रुप वाली, उसने एक ऐसे पुरुष से विवाह करा जिसका ब्लड ग्रुप क्या है? AB। तो उसके बच्चे कैसे होंगे? उनमें कौन कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? A होगा, B होगा, O होगा, कैसे होगा वो बताना। ठीक है, कंपटीशन बहुत ज्यादा हो रहा है। हाँ। तो सबसे पहले ये लिख लो, स्त्री का जो ब्लड ग्रुप है वो कैसा है? O। तो इसके जीन लिख लो इधर, ये लिख लिए II। ठीक है, एक पुरुष जिसका रक्त समूह कैसा? AB, तो उसकी जीन लिख लो AB वाले के, वो कैसे होंगे? ऐसे। सबसे पहले इस वाले I की इसमें कर लो, ये है ना जो I वाला किस में कर दो? A में। तो क्या बनेगा? IA, और इधर से क्या आएगा? IA। ठीक है, I बनेगा खाली और इसके साथ क्या आएगा? IA। तो ये वाला ब्लड ग्रुप पता चलेगा कौन सा बनेगा? कौन सा बनेगा? इस बच्चे का ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? A होगा। ठीक है, उसके बाद इस I की अब B में करा दो, I के साथ क्या आएगा? IB। तो इस बच्चे का ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? B। इस I की किस में करा दो फिर? इसमें। तो A बनेगा, A बनेगा ना ब्लड ग्रुप I, और IA के साथ क्या बनेगा? A ब्लड ग्रुप। इस I की अब किस में करा दो? B में। तो IB बनेगा। तो ब्लड ग्रुप ऐसी संतान, जो ऐसी संतान होगी उनमें ब्लड ग्रुप या तो A होगा या क्या होगा? B। समझ आ गया? उनमें कौन कौन से ब्लड ग्रुप नहीं होने के? AB एक साथ नहीं होने का, या O नहीं होने का। ठीक है, या तो A होगा या क्या होगा? B होगा। AB नहीं होने का। बच्चा पैदा होने के बाद ही पता लग सको, या बच्चा जब बन गया 9 महीने का तभी उससे पता पहले ही, अगर उसके मम्मी पापा का ब्लड ग्रुप पता ना हमें, हाँ, तो उससे पहले ही पता चल जाएगा। पता लग सकते हैं, मतलब या तो ये होगा या B होगा। हाँ, एक तो नहीं पता लग हाँ, सकता ना, एक नहीं पता चलने का। 50% चांस। संतान जब पैदा हो जाएगी 2-4 महीने का पता हो जाएगा, फिर उसको खून निकाल कर टेस्ट करवाएंगे कि क्या देता खून, फिर लोग मालूम किसका खून है तू। ठीक है भाई, तो ये तो तुम्हें पता ही चल गया है सब। A के साथ A रक्त समूह वाली संतान, IB के साथ B रक्त समूह वाली संतान। तो इस प्रकार के विवाह से A या B रक्त समूह वाली संतान उत्पन्न होगी। या तो बच्चों में A ब्लड ग्रुप होगा या कैसा होगा? B। समझ आ गया? अगर ऐसा कर देता मैं, जो स्त्री है, स्त्री, ठीक है, उसका जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है? A। क्या है? A। तो A वाले जो जीन है या तो ऐसे भी हो सकते हैं IA, या कैसे हो सकते हैं? IO, खाली I हो सकता है ऐसे, IA, या खाली I हो सकता है, या IA और IA। A ब्लड ग्रुप वाले यही तो 2 जीन हैं, देखो ना जरा, ब्लड ग्रुप वाले ये है या ये है। ठीक है, उसके बाद जो पुरुष है, पुरुष के जो जीन है, मतलब पुरुष का जो ब्लड ग्रुप है वो कैसा? O। कैसा है वो? O। तो O के तो यही जीन है। अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा? दोनों के साथ क्रॉस कराने पड़ेंगे, इसके साथ भी इसका क्रॉस कराओ, इसके साथ भी इसका क्रॉस कराओ, उसके बाद बच्चे बनेंगे कैसे कैसे उनमें ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है, समझ आया? जो O नेगेटिव हो, O नेगेटिव, हाँ, वो बहुत कम मिला ना।
बहुत कम, हाँ। वो थ्रिलर वो negative। खतरनाक भी हो। हम्म, जो सुल्तान पिक्चर थी इसमें सुल्तान। वो नेगेटिव था, है ना, इसलिए वहां से आ नहीं पाया था वो। हाँ उसके बाद जब फिर उसकी बीवी से बात नहीं करती, उसको बच्चा मर जा, यही तो इसमें ब्लड रिलेशन का चक्कर था ना, हाँ हाँ है ना, ब्लड ग्रुप का चक्कर था। फिर उसके चक्कर में गाना आया था, मैं बोलिया तू सोता ही। तो ये चैप्टर बात करिए ना मुझसे, है ना। चैप्टर खत्म हो गया भाई ये, ठीक है। तुम्हें क्या करना, पहले तो ये पूरा फेर में उतारना, ठीक है। इसको याद करना डेली डेली डेली, इसको याद करना कम से कम 1-2 घंटे तुम्हें याद करना ही करना है, लिख लिख के देखना है इसे, ठीक है। उसके बाद तुम्हें क्या करना, जो मॉडल में 1 नंबर के क्वेश्चन दे रखे हैं ना शुरू में, 10-15 क्वेश्चन है वो सारे के सारे अपनी कॉपी में लिखने हैं, उनको याद करना। समझ तुम्हें सारे आ जाएंगे, मैंने सारी पढ़ा दिए। एक आधा साइंटिस्ट का नाम होगा उसमें, वो याद कर लियो, किसने क्या खोज करी थी, ठीक है भाई। ठीक है, बोलो स्वाहा, बोलो।